हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे बीएड की ऑनलाइन क्लास जो कि हमारा पेपर C4 है, पाठ्यक्रम से पार भाषा। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2 स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वाइगोटस्की का सिद्धांत। तो हम सब जानते हैं कि जो भाषा होती है वो विचारों का आदान प्रदान का माध्यम होती है और भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, यानी कि दूसरों के विचारों को समझते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इसमें जो मातृभाषा होती है इसका विशेष रूप से एक तरीके से हमारे ऊपर एकाधिकार होता है। जो भी हमारी अंतर्निहित भावनाएं हैं, मन के उद्गार हैं, वो हम अक्सर अपनी जो मातृभाषा है उसी में प्रकट करना ज़रूरी समझते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे आसपास के वातावरण में कौन सी भाषाएं चल रही हैं, तो हम जनरली देखते हैं कि एक तो हमारी प्रादेशिक भाषा या रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग जो सबसे पहले हम सुनाई देती। दूसरा, जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो हिंदी या इंग्लिश, दो तरह की भाषाएं हमारे सामने अधिकतर आती हैं। और कुछ समय के लिए हम संस्कृत का भी अध्ययन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश है वो बहुभाषिकता वाला देश है, यानी कि एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और समझी भी जाती हैं। इसके अलावा जो एकेडमिक सेशन होता है, यानी कि जो स्कूलों की व्यवस्था है, कॉलेज की व्यवस्था है, वहाँ पर भी बहुभाषिकता प्रचलित है और वहाँ पे व्यवस्था की जाती है कि जो बालक हैं वो एक से अधिक भाषाएं सीखें। अब हम बात करेंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ। तो जो भाषा का विकास है ये एक तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। कोई इसे दैवीय उत्पत्ति मानता है, कोई इसे क्रमिक विकास मानता है। तो इसके अंतर्गत आपको दो जो भाषाविद हैं, शिक्षाविद और भाषाविद, नोम चोम्स्की और वाइगोटस्की, इनका नाम आपको बार बार सुनाई देगा। और आपके जो सिलेबस में है उसमें बांडुरा का सिद्धांत, वाइगोटस्की, नोम चोम्स्की, इनके सिद्धांत हैं। और जो आपकी जो दूसरी यूनिट है वो इसी पे बेस्ड है। सिलेबस आई होप आप लोग जो कोटा यूनिवर्सिटी की साइट है उस पर अवेलेबल है और वहाँ से देख लेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या बिंदु हैं और उसमें से आप देख सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वाइगोटस्की का सिद्धांत। ये भाषा विकास के सिद्धांत माने जाते हैं। इसमें जो वाइगोटस्की ने दिया इसलिए इसे वाइगोटस्की का सिद्धांत बोल देते हैं। जनरली हम देखें तो भाषा का विकास का सिद्धांत की बात करें हम, चाहे बुद्धि के विकास के सिद्धांत की बात करें, इनका कोई भी तरीका हमें बिल्कुल स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता। जिस तरह हम इस बात को नहीं समझ पाते कि जो बुद्धि है उसका वास्तव में किस तरीके से प्रादुर्भाव हुआ या वो किस तरीके से काम करती है, या हम कहें कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को समझने की क्षमताएं रखते हैं। हमारे अंदर इतनी असीम शक्तियाँ, क्षमताएं चीज़ों को समझने की कहाँ से आती हैं, हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें कैसे स्टोर हो जाती हैं। हम जागते हुए भी जो क्रिया करते हैं, काम करते हैं, रात को सोते समय भी क्यों वो बातें हमारे मस्तिष्क में अनवरत चलती रहती हैं। तो मस्तिष्क इतना पावरफुल क्यों है। तो ये जैसी बातें ये समझ में नहीं आती, उसी तरीके से ये भी समझ में नहीं आता कि भाषा का विकास कैसे हुआ, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं क्यों बोली जाती हैं, लिपि किसने बनाई थी, किस तरीके से इनका प्रादुर्भाव हुआ, और जो ये हमारी लिपि है ये कैसे अस्तित्व में आई। तो इनका जो विचार है, इनके जो उद्भव के विकास के सिद्धांत है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सब कोरी कल्पनाएं हैं और अपने अपने कुछ अध्ययन, कुछ विश्लेषण जो आज प्रचलित हैं, इनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि उस ज़माने में शायद ऐसा हुआ होगा, इसलिए इसका विकास हुआ हो। तो ये जो भाषा का विकास है ये आप कह सकते हैं कि एक अनुमानों पर आधारित होता है, लेकिन ये अनुमान जो हैं वो किस आधार पर लगाए जाते हैं। जो वर्तमान में प्रचलित जो भाषा और उसका जो परिप्रेक्ष्य है उसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं, पुरानी रचनाओं को देखते हैं, भाषा के विकास के जितने अन्य संबंधित साहित्य हैं उनकी बात करते हैं, उनमें उनका विचार और उनका विकास देखते हैं, तब धीरे धीरे हमें लगता है। और इसमें जो सबसे प्रचलित सिद्धांत हैं वो इन्हीं 3-4 के हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाइगोटस्की का सिद्धांत। वाइगोटस्की के सिद्धांत। वाइगोटस्की का विश्वास था कि बालकों का चिंतन उनके सामाजिक ज्ञान पर निर्भर करता है। इनका ये मानना था वाइगोटस्की का कि जो बालक सोचते हैं, समझते हैं, यानी कि चिंतन करते हैं,
वो हमारे आसपास जो सामाजिक विज्ञान होता है, यानी कि जो समाज के द्वारा जो क्रियाएं करी जा रही हैं, वो इस तरीके की जो भी क्रियाएं वहाँ पर हो रही हैं उस बालक के आसपास के परिवेश में, उस पे निर्भर करता है, जो कि मनोवैज्ञानिक भाषा, अंक और कला तकनीकी, जिसमें कि किताबें, कैलकुलेटर और आदि यंत्रों के द्वारा संभावित होता है। तो जो हमारा मनोवैज्ञानिक विकास है, तो ये हम कह सकते हैं, तो भाषा होता है सबसे पहले, फिर अंकों से संबंधित होता है, फिर हम जो बालक है वो कलाओं से और तकनीकी से संबंधित चीज़ें का प्रयोग करने लग जाता है। वाइगोटस्की की मान्यताएं 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं का वर्णन करती है, और जो वाइगोटस्की का विकास सिद्धांत है उसको हम इन शब्दों में समझ सकते हैं। पहला है इसमें, बालक की ज्ञानवादी कुशलता केवल उसी समय समझी जा सकती हैं जबकि वह विकासात्मक रूप में विश्लेषित की जाती हैं और उनकी व्याख्या की जाती है। तो जो बालक में ज्ञान की कुशलताएं हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं, तो यानी कि जो बालक में ज्ञान है उसमें जो कुशलता है वो किस तरीके से हमारे सामने आई, तो ये विकासात्मक रूप में विश्लेषित होती है और विकासात्मक रूप में ही इसकी व्याख्या की जाती है। जैसे कि हम कहते हैं जो बालक का विकास है वो सर से पैर की ओर होता है, तो जो विकास है वो क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे होता है, हमें दिखता नहीं है। हम अभिवृद्धि को तो नाप सकते हैं लेकिन विकास को तो नाप भी नहीं सकते। तो ये जो विकासात्मक रूप में ही भाषा की जो ज्ञान की जो कुशलता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उनकी व्याख्या भी इसी आधार पर की जा सकती है। दूसरा है, ज्ञानवादी कुशलताएं शब्दों, भाषा एवं संवाद के माध्यम से परिलक्षित होती हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक यंत्रों की भांति कार्य करती है, मानसिक क्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में तथा उन्हें परिवर्तित करने में सहायता करती है। इसका मतलब जो ज्ञान से संबंधित जो कुशलता है हमारी, वो एक तो भाषा और संवाद के माध्यम से, यानी कि जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसके माध्यम से परिलक्षित होती है, और जो मनोवैज्ञानिक यंत्र हैं उनकी बातें ये कार्य करती हैं, मानसिक क्रिया को सुविधाजनक बनाने में और उन्हें परिवर्तित करने में सहायता करती है। मानसिक विचार का मतलब वही है कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या उद्गार हैं, किस तरीके से आप भाषा को सीखना चाह रहे हो, इसमें ये प्रमुख रूप से सहायता प्रदान करती है। तो हम क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से जो हमारे मन मस्तिष्क का विकास हो रहा है उसको विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करना तो ज्ञानवादी कुशलता होती है। और उन कुशलताओं को अगर शब्दों और भाषा या संवाद के माध्यम से हम परिलक्षित कर देते हैं और ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक यंत्र की भांति काम करती हैं और मानसिक क्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में हमारी सहायता करती है। तीसरा इन्होंने बोला, ज्ञानात्मक कुशलताओं की उत्पत्ति सामाजिक संबंधों में होती है। सामाजिक संबंध बालक के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो विकास है ये वर्तुलाकार होता है, मतलब जो विकास होता है वो एक दूसरे से संबंधित होता है और हम कह सकते हैं कि गोल गोल घूमता रहता है। जैसे कि अगर कोई बालक है उसका शारीरिक विकास अच्छा हुआ है तो उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। अब उसका मानसिक विकास भी अच्छा है, शारीरिक विकास भी अच्छा है, तो वो अपने आसपास की चीज़ों में रुचि लेगा, यानी कि उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। और जब वो इन तीनों जगह विकास करेगा कि उसका मानसिक भी हो रहा है, शारीरिक भी हो रहा है, सामाजिक भी हो रहा है, तो फिर वो तीनों से संबंधित, यानी अगर कोई नौकरी करता है तो भी उसका व्यवहार आसपास अच्छा होगा, अगर कोई बिज़नेस करता है तो भी उसका जो व्यवहार है वो अच्छा होगा, तो उसका आर्थिक विकास भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से विकास जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और परिवर्तन मतलब एक दूसरे के साथ साथ घूमता रहता है, इसीलिए इसे वर्तुलाकार कहते हैं। तो जो ज्ञानात्मक कुशलताएं होती हैं ये कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों में होती है, जो हमारे आसपास के संबंध हैं उनसे संबंधित होती हैं, और ये जो बालक के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर्निहित होती है, यानी कि जो बालक के परिवार के लोग हैं वो किस तरह की क्रियाकलाप कर रहे हैं, आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह की क्रियाकलाप कर रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि कैसी है, उनका फीडबैक क्या है, उनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, ये सब के आधार पर ही बालक का विकास हो रहा होता है, तो उसकी भाषा का विकास भी वैसा ही होता है। वाइगोटस्की के अनुसार बालक के ज्ञानात्मक कार्य समझे जा सकते हैं उनकी उत्पत्ति परीक्षण करके, जो कि परीक्षण के पहले तथा पश्चात में परिवर्तनशीलता का निरीक्षण करके किया जा सकता है।
यानी कि जो वाइगोटस्की ने कहा कि जो बालक के ज्ञानात्मक कार्य हैं इसे हम समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? उनकी उत्पत्ति का परीक्षण करके कि इनमें उत्पत्ति किस तरीके से हुई और जो परीक्षण पहले किया तथा बाद में किया उनमें क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिला। अब वाइगोटस्की की जो दूसरी मान्यता है वो इस बात पर आधारित है कि जो ज्ञानात्मक कृत्य को समझने के लिए आवश्यक है कि हम पहले उन यंत्रों का परीक्षण करें जो कि इसकी मध्यस्थता करते हैं और इसे रूप देते हैं। उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि भाषा इनमें सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। यानी कि बालक में जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो उसको ज्ञान को प्रकट करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग कर रहा है। तो जनरली हम कोई भी विचार हैं या कोई भी हमारे जो क्रियाकलाप हैं उनको व्यक्त करने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि भाषा के माध्यम से ही अपने उन विचारों को, उद्गारों को, आइडियाज़ को या एक्टिविटीज़ को करते हैं। उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि जो भाषा है वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी बच्चा सीखता है तो सीखने का जो माध्यम होती है वो कहीं ना कहीं भाषा होती है। इसलिए हमें उन यंत्रों का परीक्षण करना चाहिए जो इसकी मध्यस्थता करते हैं, यानी कि हमें उसका अध्ययन करना चाहिए जो इस यंत्र की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे यंत्र की तरह कौन काम कर रहा है? भाषा काम कर रही है। उनके अनुसार प्रारंभिक बाल्यपन में भाषा का प्रयोग एक यंत्र की भांति होता है जो बालक को उसके क्रियाओं की योजना बनाने और उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता देता है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो और उस समय उसकी जो भाषा है वो एक यंत्र की तरह काम कर रही होती है, यानी कि एक मशीन की तरह काम कर रही होती है। और उसमें बालक क्या करता है? नई नई तरह के क्रियाकलाप करता है, कार्य बनाने की प्रक्रियाओं को अपनाता है और कोशिश करता है कि कैसे न कैसे करके अपने विचारों को प्रकट कर सके, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं भाषा ही जिम्मेदार होती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भाषा एक यंत्र की भांति कार्य करती है बालक के बाल्यपन में। वाइगोटस्की की तीसरी मान्यता यह थी कि ज्ञानात्मक कुशलताएं सामाजिक संबंधों और संस्कृति में उत्पन्न होती है। यानी कि जो बालक की कुशलताएं हैं वो आसपास के संबंध में और संस्कृति में उत्पन्न होती हैं। ज्ञानात्मक भी वही होती हैं, ज्ञान भी वही मिलता है, कुशलता भी वही मिलती है और उनका विकास भी वही होता है। वाइगोटस्की के दृष्टिकोण में बालक का विकास और उसकी सांस्कृतिक क्रियाओं को विलग नहीं किया जा सकता। यानी कि जो बालक काम कर रहा है, जहाँ पर वो रह रहा है, वहाँ से उसकी संस्कृति से बालक को अलग थलग नहीं किया जा सकता। उसने इस बात पर भी बल दिया कि स्मृति का विकास अवधान एवं तर्क में सन्निहित समाज के अन्वेषण का प्रयोग करना सीखना, जैसे कि भाषा, गणित आदि। तो जो हमारी मेमोरी है उसका डेवलपमेंट कहें, अवधान कहें या तर्क की जो अवधारणा हमारे में अंदर होती है हम उसकी बात करें, प्रयोग के द्वारा सीखें। लेकिन हम कुछ भी करें तो उसकी जो चीज़ें हैं वो आसपास किसके आसपास घूमती हैं? भाषा में। तो जो भाषा है, गणित है, हम कुछ भी करते हैं तो जो उसका स्मृति का विकास होना या अवधान या तर्क होना वो हमारे आसपास के समाज के जो अन्वेषण हैं, प्रयोग हैं, उन्हीं पर आधारित होता है। हम संस्कृति में उंगलियों के द्वारा गिनना आम बात है हमारी संस्कृति में, यानी कि हम बहुत सारी गणनाएं अपने हाथों पर ही करते हैं। हम, आपको पता है, 3-3 के वो जो होते हैं हमारे पोर, उन पे काउंटिंग कर लेते हैं। एक हाथ में कोई 14 मानता है, कोई 15 भी मानता है। तो इस तरीके से हम बहुत आराम से अपनी उंगलियों में गणना कर लेते हैं। लेकिन अगर हम विदेशों की बात करें तो वहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति में जो संगणक होता है, गण यानी कि जो कैलकुलेटर है, उसका अधिक प्रयोग किया जाता है। तो वाइगोटस्की ने हमें इस दृष्टिकोण में ये विश्वास दिलाया है कि जो व्यक्ति में वातावरण का ज्ञान का वितरण होता है, यानी कि हमारे आसपास किस तरह का ज्ञान और प्रचलित है, किस तरह का वातावरण प्रचलित है, तो हम उसी तरह की क्रियाकलाप अपने जीवन में अपनाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे यहाँ पे इस बात की व्यवस्था है कि हम गणना को उंगलियों में कर लें, तो ये सही है। जबकि जो विदेश है वहाँ पे लोग ज़्यादातर इन कामों के लिए कैलकुलेटर का या कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो वो उससे कर ले। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे आसपास के वातावरण से प्रभावित होती हैं। इसमें वस्तुएं, शिल्पकृतियाँ, यंत्र, पुस्तकें तथा वह समुदाय जिनमें व्यक्ति रहते हैं आदि आते हैं।
तो हमारी हर एक्टिविटी, हर तरह के क्रियाकलाप, हमारी हर चीज़ें, हमारी शिल्प कृति, हमारी जो मशीनें हैं, यंत्र हैं, हमारी जो बुक्स हैं, वो वहाँ के समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित होती है। जैसे कि अगर आप राजस्थान में देखें तो जो यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। आप किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ पे बंदूक मिल जाएगी, ढाल और तलवार मिल जाएगी, या राजस्थानी जो घोड़े आते हैं उसके जो कपड़े से बने हुए वो मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। डेकोरेटिव आइटम्स में ब्लू पोट्री मिल जाएगी, ब्लैक पोट्री मिल जाएगी। अगर हम हमारे परिधान देखें तो हम आज कोटा साड़ी पहनते हैं, कोटा डोरिया के सूट पहनते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ये चीज़ें प्रचलित हैं। और जिस तरह से हमारे रहन सहन पे, हमारे हर क्रियाकलाप पे जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसका गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति को जो ज्ञान है वो उसी तरह से उस समय प्रगति की ओर अग्रसर होता है, जबकि अन्य व्यक्तियों के साथ वह सहयोगी क्रियाएं करता है या उसकी सहयोगी क्रियाएं होती हैं। यानी कि जब हम कुछ चीज़ें सीखते हैं तो अगर हमारे जो साथ का व्यक्ति है वो भी ज़्यादा एक्टिव है, अधिक बातें सीख रहा है या कुछ नई चीज़ों को अपना रहा है या नई टेक्नोलॉजी अपना रहा है, तो हम भी उसका अनुकरण करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों को सीख सकें। यानी कि अगर हमारा साथ वाला प्रगति करता है तो हम भी प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये हमारे सहयोग करती हैं ये वाली क्रियाएँ। और ये जो सिद्धांत है यानी कि आसपास के सामाजिक ज्ञान से सीखना और हमारे आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं, जो सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण मिल रहा है, उनसे संबंधित चीज़ों को सीखना। और भाषा का विकास भी उसी में होता है, चाहे वो ज्ञान की कुशलता हो और भाषा की कुशलता हो, या फिर हमारे जो सामाजिक संबंध हैं और ज्ञानात्मक कृत्य हैं, उनको सबको समझने के लिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास का परिवेश है वही ज़्यादातर उपयोगी होता है। और हम कहते भी हैं कि अगर हमें किसी बालक के बारे में पता लगाना है तो आप उनके दोस्तों के बारे में देखिए कि उनके फ्रेंड्स कैसे हैं। अगर उनके दोस्त बहुत अच्छे होंगे तो पढ़ने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वो बालक के जो क्रियाकलाप हैं या तो आज वो वैसे ही हैं या आने वाले समय में उसकी तरह के हो जाएंगे। अगर आपका जो बच्चों का फ्रेंड सर्कल है वो दिन भर अगर पढ़ाई में उलझा हुआ है या पढ़ता ज़्यादा है, ओलंपियाड या अन्य एक्टिविटीज़ में भाग लेता है, तो फिर जो बालक है वो क्या होगा, दिन या तो वैसा ही है उनकी तरह या धीरे धीरे वो वैसा हो जाएगा। अगर आपके सारे दोस्त खेलते कूदते हैं, उन सब का मैदान में जो खेल का जो मैदान होता है वहाँ पे उनका जो वर्चस्व है वो ज़्यादा है, तो फिर जो आपका बालक है वो भी उसी प्रकार की क्रियाकलाप करेगा। क्योंकि ये निश्चित रूप से संबंधित है कि जो हमारे आसपास का वातावरण रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, उसी से तो हम सीखते हैं और उसी की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम हमारे जीवन में अपनाते हैं। यानी कि जो भी हम करते हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आसपास से हमें किस तरह का ज्ञान मिल रहा है और उससे संबंधित हम कितना चिंतन कर रहे हैं, और जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनको भी हम उसी तरीके से धीरे धीरे अपनाते हुए चलते हैं। यानी कि जो हमारे आसपास का मौजूदा वातावरण होता है उसी से हम संज्ञान लेते हैं, और इसे ही वाइगोटस्की के संज्ञानात्मक के विकास की थ्योरी के संबंध में ये विचार इन्होंने दिए हैं। तो आई होप आपको ये जो वाइगोटस्की का सिद्धांत है ये समझ में आया होगा, और इससे संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जनरली इसमें ऐसा कोई सिद्धांत है नहीं, आप वाइगोटस्की के नाम से ये याद रखिए कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, और जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो हम अपने आसपास के लोगों से, यानी कि जो सामाजिक अवधारणाएं होती हैं, हमारे सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक क्रियाकलाप हैं, उनके माध्यम से हम सीखते हैं। वहीं से हम ज्ञान की कुशलताएं लेते हैं, ज्ञान की कुशलताओं को समझते हैं, हमारे संवाद में हम उसको परिलक्षित करते हैं यानी कि बताते हैं। और वाइगोटस्की के अनुसार जो ज्ञानात्मक कार्य समझे जाते हैं वो बालक में कैसे हुआ, उनका उद्भव हुआ, तो हम उनकी उत्पत्ति का परीक्षण करके पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हुआ था। और इसके अलावा हम जो बालक है उसको हम विश्वास दिला सकते हैं कि जो भाषा है वो महत्वपूर्ण एक यंत्र होता है, और हम बालक को इसी विश्वास के साथ के जो कुछ भी सीख रहा है वो अपने जो अभिव्यक्त करना जान सके, अभिव्यक्ति कर सके, समझ सके भाषा को, तो ये सबसे एक महत्वपूर्ण यंत्र की तरह भाषा यहाँ पे काम करती है। और तीसरी मान्यता इन्होंने दी थी
कि जो ज्ञानात्मक कुशलताएं हैं वो हमारे आसपास के जो समाज और संस्कृति है उससे विकसित होती हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।